गाइस पिछले पार्ट में मैंने बोला था कि जल्दी मैं दूसरा पार्ट भी लाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। होपफुली देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम OTDC के साथ टूर किए, गोल्डन ट्रायंगल एंड चिल्का टूर। तो मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने और बताने तो वाला ही हूँ, लेकिन अगर आप खुद जाके ये टूर एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तो बहुत सारा चीज़ आप मिस कर रहे हो। तो मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगा कि आपको खुद ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। और अगर आपने हमारा पिछला वाला ब्लॉग अभी तक नहीं देखा, जिसमें हम पुरी में पहुँचे, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन किए, बीच घूमे और बहुत सारे जगह भी घूमे, तो ज़रूर आपको वो पहला व्लॉग देखने लेना चाहिए ताकि कंटिन्यूशन बना रहे। और इस ब्लॉग में भी आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, दिस इज़ डे 3 एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आखिरी के 2 दिन बहुत ज़्यादा पैक्ड होने वाला है, क्योंकि मैंने OTDC के 2 टूर ऑलरेडी बुक कर लिए थे। एक गोल्डन ट्रायंगल है, दूसरा चिल्का वाला टूर। तो हमें OTDC के बस को पकड़ने के लिए पांथो निवास तक पहुंचना था। 6:30 बजे हमारा बस छूटने वाला था, इसलिए हमने एक ऑटो पकड़ा और वहां तक चल दिए। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर आप यहाँ पर आकर पुरी में आकर साइट सीइंग करना चाहते हो तो OTDC ही बेस्ट रहता है। वैसे बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज भी होते हैं, लेकिन मैं आपको OTDC ही रिकमेंड करूँगा। हम 6:10 तक पांथो निवास पहुँच गए थे और हमारी तरह बहुत सारे और भी लोग वहाँ पर बस का वेट कर रहे थे। बस आया, और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो OTDC का, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का, तो आपको जो गाइड होता है वहाँ पर OTDC का, उनके पास से अपना सीट नंबर पूछ लेना है। और अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टिकट के ऊपर ही अपना सीट नंबर दिख जाए। बस ने 6:30 बजे पांथो निवास छोड़ दिया और हम चल पड़े हमारे टूर की ओर। वो देखेंगे, भुवनेश्वर में भी दर्शनीय स्थान है, वो भी देखना है। हमारा पहला दर्शनीय स्थान, देखिए हमारा टूर आइटनरी उल्टा है। हमारा पहला दर्शनीय स्थान रहेगा पुरी से 55 किलोमीटर। हम सबसे पहले देखने के लिए उतरे धौली पीस पैगोडा, जो कि एक पहाड़ के ऊपर है। कुछ सालों पहले कोई बस उस पहाड़ तक जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए अभी जो बड़े बस होते हैं उनको रोक दिया गया है उस रास्ते से जाने के लिए। इसीलिए हमको बड़े बस से उतरना पड़ा और OTDC का ही जो छोटे जो टूरिस्ट कार्स होते हैं वो हमें वहाँ तक लेके गए और हम देख पाए धौली पीस पैगोडा। हम बहुत सुबह ही वहाँ तक पहुँच गए थे, इसीलिए जो मोनूमेंट था पूरी तरह से फॉग से ढका हुआ था, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अगर कुछ इस मोनूमेंट के बारे में मुझे बताना हो, मैं कोई हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, इसीलिए आपको ज़रूर एक बार गूगल में जाकर सर्च करके देख लेना चाहिए। वैसे ये का मोनूमेंट बनाया गया था जापान बुद्ध संघ और कलिंग बुद्ध संघ के द्वारा, और इसके पास जो रिवर रहता है जो कि दया रिवर है, बोला जाता है जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक का, बोला जा सकता है सबसे बड़ा युद्ध, जिसके कारण अशोक का मन परिवर्तन हुआ। बोला जाता है कि इस कलिंग युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, जिसके कारण इतना रक्त बहा कि पास की जो दया नदी है वो पूरी तरह से लाल हो चुका था रक्त से, और ये देख के अशोक का मन परिवर्तन हुआ। वैसे इस नदी को रक्त नदी भी बोला जाता है इस कारण से। वैसे ये सारा कुछ मुझे गाइड से पता चला, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आप सुन लीजिए। वैसे पहाड़ के ऊपर से भी ये नदी देखा जा सकता है, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा था कि पहाड़ के ऊपर से हमें नहीं देखने को मिला। 250 साल पहले यही नदी का नाम था रक्त नदी। अभी हम लोग दया नदी बोलते हैं, अब इस नदी का नाम बदल गया है, नाम है दया नदी, DAYA, दया नदी का जाता है। धौलागिरी शांति स्तूप देखने के बाद हम चल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है भुवनेश्वर का एक शिव मंदिर। भुवनेश्वर में बहुत सारे शिव मंदिर है, इसीलिए इसको टेम्पल सिटी भी कहा जाता है, लेकिन हम देखने जा रहे थे सबसे बड़ा शिव मंदिर भुवनेश्वर का, जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए आपको बाहर से देखकर एंजॉय करना पड़ेगा। वैसे अंदर शिवलिंग के अलावा भी बहुत सारे और भी देवी देवताओं का मंदिर था। लिंगराज मंदिर देखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट था खंडेगिरी और उदयगिरी, जिसमें से हमें एक चुनने को बोला गया था डाइट के द्वारा, क्योंकि जितना टाइम हमें देखने को मिलने वाला था उसमें सिर्फ एक ही अच्छी तरह से देख पाते। वैसे खंडेगिरी उदयगिरी जाते वक्त रास्ते में एक और चीज़ हमें देखने को मिल गया था, जो कि है एक डियर सेंचुरी। इसमें बहुत सारे हमें हिरन देखने को मिल गए थे, लेकिन बाद में हम वैसे भी नंदनकानन जाने ही वाले थे, तो वहाँ पर हिरन देखने को मिल ही जाते।
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस OTTC पैकेज में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको टिकट लगते हैं और टिकट OTTC के इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होता, तो आपको टिकट अलग से ख़रीदना होगा। और ये टिकट खरीदने के लिए आप खुद लाइन में लग सकते हो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हो, या फिर आप 320 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप अगर गाइड को दे दोगे तो वही आपके लिए टिकट का इंतज़ाम कर देगा। और मेरे हिसाब से यही सबसे अच्छा रास्ता होता है, क्योंकि आपको कोई हेडेक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गाइड को पैसा दे दो और वही सबका इंतज़ाम कर देगा। नेक्स्ट हम पहुँचे नंदनकानन, जहाँ पर हमारे गाइड ने पहले से हमारे सारा कुछ टिकट वगैरह काट रखा था, इसलिए हमको मेन गेट पर लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ा। हम साइड से ही चल दिए अंदर। अंदर जाते ही गाइड ने हमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिए और 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया ताकि इलेक्ट्रिक कार्स जो है उनमें बैठने में आसानी हो। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक कार के लाइन में लग गए ताकि इलेक्ट्रिक कार से हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा पाए और पूरा ज़ू अच्छी तरह से घूम पाए। हमारे मेन डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी हमने ज़ू बहुत ज़्यादा ही घूम लिया था, लाइक डियर्स, चिंपैंजीज एंड रिप्टाइल्स वगैरह सारा कुछ देख लिए थे। उसके बाद हम फिर से इलेक्ट्रिक कार में बैठे और अपने डेस्टिनेशन तक चल दिए। ऑब्वियसली अगर नंदनकानन ज़ू में आए हैं तो मेन अट्रैक्शन तो एक ही होना चाहिए, जो कि है जंगल सफारी। और यहाँ पर 4 तरह के जंगल सफारी होते हैं, जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक होगा टाइगर, लायन, बियर एंड हार्बीवर्स जंगल सफारी। वहाँ जाके पता चला एसी कार्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अगर हम एसी कार से जाना चाहते हैं तो ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने नॉर्मल कार ही चुना, क्योंकि उतना गर्मी भी ज़्यादा उस समय नहीं था वहाँ, तो नॉर्मल कार से टाइम भी बचेगा। उसके बाद हमारा जंगल सफारी स्टार्ट हुआ। सबसे पहले था टाइगर सफारी, लेकिन थोड़ा अनलकी था टाइगर सफारी, क्योंकि बहुत देर तक हम घूमते रहे, टाइगर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और लास्ट में बहुत ही देर बाद दूर एक टाइगर देखने को मिला, तो फिर भी बहुत ही दूर था वो, इसीलिए उतना ज़्यादा अच्छी तरह से शूट नहीं कर पाया। लेकिन बाकी 2 सफारी जो है लायन सफारी और बियर सफारी, वो बहुत ही अच्छे तरह से हुआ, क्योंकि लायन बियर दोनों ही बहुत ही पास थे गाड़ी के, जो हम बहुत ही करीब से देख पाए। तो आप एंजॉय कीजिए सफारी।
हेलो हेलो हरिंस। जंगल सफारी देखने के बाद हमने कुछ और एनिमल्स भी देख लिए, लाइक जिराफ हो गया, ऑस्ट्रिच, वाइट टाइगर, पैंथर वगैरह। इसके बाद हमने सोचा कि लंच कर लेते हैं, तो लंच वहाँ पर ही OTDC का ही एक रेस्टोरेंट नंदनकानन के अंदर है, वहीं पर लंच कर लिया हमने। लंच के बाद तुरंत ही हमने बस पर चढ़ दिया ताकि नेक्स्ट स्पॉट की तरफ निकल पाए, और नेक्स्ट स्पॉट हमारा था वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल। नंदनकानन से सन टेम्पल आने में लगभग 2 घंटा लग गया था, इसीलिए हमने सोचा इस बीच थोड़ा सा पावर नैप भी ले लेते हैं। जब आँख खुला तो हम कोणार्क सन टेम्पल ऑलरेडी पहुंच गए थे। उसके बाद बस से नीचे उतरे और सन टेम्पल की ओर चल दिए। गाइड ने बहुत सारे स्टोरीज भी बताए थे, लाइक कुछ लोग मानते हैं यहाँ पर कभी पूजा हुआ ही नहीं था इस सन टेम्पल में, और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर पूजा होता था पहले। बोला जाता है सन टेम्पल के सामने जो 7 हॉर्सेस हैं वो 7 डेज को डिनोट करते हैं, और जो चक्र है इस सन टेम्पल का जो व्हील है वो सन डायल के तरह भी काम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे गाइड से पता चली, और गाइड ने एक और चीज़ भी मुझे बताया था कि सन टेम्पल के अराउंड एक कहानी है कि जब ये टेम्पल बनाया जा रहा था, जो आर्किटेक्ट्स और मजदूर थे उनको एक टाइम लिमिट दिया गया था जिसके अंदर ये टेम्पल कंप्लीट करना था। अगर वो कर नहीं पाते तो उनको डेथ पेनल्टी दिया जाता। तो ये भी एक कहानी है, तो पता नहीं कितना सच है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर फैक्ट चेक करवा देना। कोणार्क सन टेम्पल के बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट था चंद्रभागा बीच, और बीच के सामने ही उड़ीसा टूरिज्म का एक नया चीज़ ओपन हुआ है जो कि है इको रिट्रीट। यहाँ पर आप बीच पे रह सकते हो, बहुत सारे चीज़ें आपको करने को मिल जाएंगे, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। हम शाम के टाइम पे चंद्रभागा बीच पर पहुंचे थे, और शाम के टाइम पे ये बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जितना टाइम हमें बीच पर घूमने के लिए दिया गया था उतने टाइम में हम ज़्यादा कुछ वाटर स्पोर्ट वगैरह नहीं कर पाते, इसीलिए थोड़ी देर बीच पे घूमे। उसके बाद हम बस में बैठ गए और निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था रामचंडी मंदिर। रामचंडी मंदिर में चंडी माता का दर्शन करते हुए हमें शाम हो चुका था, और इस OTDC टूर का लास्ट डेस्टिनेशन की ओर हम फिर से बढ़ने लगे थे हमारे बस के साथ, जो कि था सुधम जी का सैंड आर्ट म्यूज़ियम। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा, वहाँ पर भी मैंने एक सैंड आर्टिस्ट को दिखाया था। इसके थोड़ी देर बाद ही हमें हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया गया, और हम बस से एक एक करके उतर गए। बस पहुंचने का टाइम था 6:30 बजे, लेकिन हमें पहुंचते 7 बज गए, क्योंकि नंदनकानन में आधा घंटा ज़्यादा लग गया था, लेकिन उतना भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, यही बोल सकते। इसके बाद होटल में जाके थोड़ा आराम किया, और रात को एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करके सो गए। आज उतना ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ, तो कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 4, और हम फिर से निकल पड़े हैं पांथो निवास की ओर। ऑलरेडी हमने होटल से सारा कुछ चेकआउट वगैरह कर लिया है, सारा कुछ बैगेज लेकर हम निकल रहे हैं, क्योंकि हम आज चिल्का टूर करेंगे और वहीं से पूरी स्टेशन की ओर निकल जाएंगे। चंदन सरोवर, चंदन तालाब, जगन्नाथ जी का बुआ का घर, पेशिर बाड़ी, अलानस मंदिर, राजहंस आइलैंड, सी साइड, बे ऑफ। ये थे हमारे आज के गाइड, और इन्होंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हम देख पाएंगे इस टूर में। आज के टूर में ऑब्वियसली हम चिल्का जा रहे हैं डॉल्फिन देखने के लिए, लेकिन उसके साथ अलहरनाथ मंदिर, बे ऑफ बंगाल और डाइकिया जैसे जगह भी हम देख पाएंगे इस टूर में। हमारा सबसे पहला स्टॉप था अलहरनाथ मंदिर। यहाँ पर हमें गाइड से पता चलता है कि जब जगन्नाथ प्रभु का पुरी वाला मंदिर साल में कुछ समय बंद होता है, तब सारे लोग यहाँ पर आके जगन्नाथ प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। चिल्का जाते वक्त बस एक रास्ते के रेस्टोरेंट में रुका, जहाँ पर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया, और ये खाना बना के रखेंगे वो। हम चिल्का से आते वक्त दोपहर का खाना यहीं पर करने वाले हैं। सिर्फ खाना खाने के लिए मथुरा छोड़ के उड़ीसा आ गए, और नहाने के लिए रामेश्वर गए, सोने के लिए द्वारका गए, घूमने के लिए पूजा पाठ करने बद्रीनाथ गए। चारों धाम, सबसे बड़ा धाम पूरी धाम। बड़ा धाम क्यों? खाना सबसे बड़ा, धाम भी बड़ा, लेकिन उड़ीसा कम, थोड़ा थोड़ा कुछ काम नहीं कर, ज़्यादा खाते सोते। हम चिल्का लगून तक पहुंच गए, और अब हमें एक बोट लेना था ऑब्वियसली चिल्का के अंदर जाने के लिए, और डॉल्फिन देखने के लिए बोट तो ज़रूरी है। लेकिन मुझे बोट के अंदर नहीं बैठना था, क्योंकि शूटिंग करने में प्रॉब्लम होता, इसलिए मैं बोट के आगे के हिस्से में ही बैठ गया, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से हम डॉल्फिन देख पाए।
सारे लोग बैठ जाने के बाद हमारा बोट चल दिया और यहाँ पर चिल्का में डॉल्फिन तो वाइल्ड डॉल्फिन्स होते हैं, तो इनको देखना बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी। इसीलिए जब हम यहाँ पर स्टार्ट किए तभी उन लोगों ने बोल दिया था, हमारे गाइड ने भी हमें बोल दिया था कि ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो उनके 100% देंगे, वो ट्राई करेंगे हमें डॉल्फिन दिखाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से ये लक बेस्ड होता है। वो स्टार्ट होने के बाद भी बहुत टाइम तक हमें डॉल्फिन नहीं दिखा, तो बहुत लोगों ने सोचने लगे कि क्या हम आज डॉल्फिन देख भी पाएंगे या नहीं, लेकिन तभी हमें डॉल्फिन दिख गया। तो ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार था, तो आप भी ये जर्नी एंजॉय कीजिए। बैठ गए उतरे सब। सो डॉल्फिन देखने के बाद हम आइलैंड पर पहुंचे और आइलैंड पे पहुंचते ही हम चल पड़े समुद्र की ओर, ताकि और थोड़ा समुद्र देखने।
जाते वक्त हमारे 3 OTDC के बोट्स में एक छोटा सा रेस भी हुआ और जिसमें हमारा बोट ऑब्वियसली जीत गया क्योंकि हमारे गाइड ने बाकी दोनों बोट्स के ड्राइवर्स को स्लो कर देने को बोल दिया था ऑलरेडी। बोट राइड के बाद हम पहुंचे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी म्यूजियम। यहाँ पर एक छोटा सा चिल्का के बारे में शो भी दिखाया जाता है, तो चाहो तो आप वो देख सकते हो या फिर ये म्यूजियम को घूम सकते हो जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिशर्स, कैसे फिशरमैन फिश करते हैं और डॉल्फिन के स्केलेटन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। चिल्का म्यूजियम अच्छे से देखने के बाद हम चल पड़े हमारे रेस्टोरेंट की ओर जहाँ पर हमने सुबह ही खाना ऑर्डर दे के रखा था दोपहर का खाना खाने। पेट भर खाना खाने के बाद बस में बैठ गए और एक छोटा सा पावर नैप ले लिया। जब मेरा आँख खुला तब 4 बज चुके थे और बस पूरी पहुँच चुका था, तो बस को हमने टाटा बाय बाय किया और चल पड़े हमारे पूरी स्टेशन की ओर ट्रेन पकड़नी। सो गाइज यही था पूरी का पूरा ब्लॉग और मेरा पहला ब्लॉग। तो कोई अगर मिस्टेक हुआ हो, कोई अगर प्रॉब्लम आया हो तो उसे इग्नोर कर देना, मैंने पहले ही बोल रखा है। और उसके साथ अगर आपको कोई सजेशन देना है क्या मुझे एक्स्ट्रा करना चाहिए ब्लॉग्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे रिएक्शन और सारे ब्लॉग के लिए। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप एंजॉयिंग।